हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में पढ़ रहे थे मिसलेनियस एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे आपको आपके कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं 29th नंबर क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। और इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इट एम्फसाइज्ड ऑन वर्शिप ऑफ बुद्धा एज अ गॉड। The concept of bodhisattva as compassionate being helping others to attain nirvana is inherent of the school of Buddhism. It favored the construction of temples containing image of Buddha, completely discarded the earlier practice of constructing stupas, viharas and chaityas. हमें बताना है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम कोई भी चीज़ पढ़े तो उसमें हमें देखना ऑल, completely, only, everybody, each, ये जब भी कोई एक्सट्रीम टर्म आए तो हमें बड़े ही कॉशियसली उस चीज़ को देखना है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है। अगर हम थर्ड ऑप्शन से देखें, इट फेवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स कंटेनिंग इमेज ऑफ बुद्धा, ये यहाँ तक तो सही है। कंप्लीटली डिस्कार्डेड द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्टूपास, विहारस एंड चैत्य। कंप्लीटली डिस्कार्डिंग क्या ही होता है, बिल्कुल चैत्यस, विहारस और स्टूपास कंटिन्यू था बनना, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है हमारा। सेकेंड जो है द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा एज अ कंपैशनेट बीइंग हेल्पिंग टू अटेन निर्वाणा इज इनहेरेंट ऑफ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये बिल्कुल सही बात है कि बोधिसत्व का जो कंसेप्ट आता है वो यहीं से आता है, जो कि एक कंपैशनेट होते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे को अटेन करने के लिए निर्वाणा को। फर्स्ट जो है इट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ बुद्धा एज ए गॉड। बुद्धा का वर्शिप होने लगता है एज ए गॉड के रूप में, आइडल बनने लगता है उनका। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनकरेक्ट। कि महायानी स्कूल में जो बुद्धिज्म है वो वर्शिप ऑफ बुद्धा को एज ए आइडल के रूप में स्टार्ट कर देते, और प्रैक्टिस ऑफ जो एक मेकिंग स्टूपा होते हैं, चैत्यस, विहारस, वो खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 30 नंबर। विथ रेफरेंस टू द जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जैनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मोन्यूमेंट्स रिलेटेड विथ जैनिज्म एसोसिएटेड डिनेस्टी में बताना है। दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू, चालुक्याज ऑफ गुजरात, स्टैच्यू ऑफ बाहुबली एट श्रवणबेलगोला, गंगा डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका, जैन टेम्पल ऑफ नारेगल, पल्लवा डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला जो है दिलवाड़ा जो टेम्पल है माउंट आबू का, तो बिल्कुल वो बिलोंग करता था चालुक्यज ऑफ गुजरात, जिसको सोलंकीज भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है कि सोलंकीज और चालुक्य जो है वो अलग अलग है। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली एट श्रवणबेलगोला वो गंगा डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। जैन टेम्पल ऑफ नारेगल जो है वो पल्लवा डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका के द्वारा नहीं बनाया गया था, वो बिल्ड किया गया था इन द रेन ऑफ गंगा डायनेस्टी। गंगा जो रूलर्स थे उनके द्वारा बनाया गया था, और इसको कहा जाता था बशदीज। इनको क्या कहा जाता था, बशदीज कहा जाता था। और गंगा रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट हुआ था महास्तंभ, जिसको पिलर्स भी कहते हैं। ठीक है, 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट कंपोज्ड बाय भक्ति सेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया इज आल्सो रेफर्ड एज द 5th वेदा। तो 5th वेदा के रूप में कौन सा जो टेक्स्ट है उसको कहा जाता है 5th वेदा साउथ इंडिया में, तो वो है तिरुमुरई। तिरुमुरई जो है उसको कहा जाता है 5th वेदा, और ये भक्ति सेंट्स के द्वारा कंपोज किया गया था साउथ इंडिया में। इसको 5th वेदा भी कहा जाता था, और ये कंपाइलेशन होता है तमिल डिवोटीज का। जो विष्णु डिवोटीज होते हैं, विष्णु डिवोटीज को मिलने क्या कहते थे, अल्वारा सेंट्स, अल्वारा सेंट्स। और जो शिवा डिवोटीज होते थे उनको क्या बोलते थे, नयनाराज। ठीक है, compilation was done in 11 volume in early part of the 12th century। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट इन एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्या करेक्ट है रिगार्डिंग द भक्ति मूवमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया? इट वाज लेड बाय सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट कॉल्ड नयनाराज एंड अल्वाराज। ऑल ऑफ देम वेर लोअर कास्ट एंड दे वेहेमेंटली अपोज द ट्रेडिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। उसके बाद है दे हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो देखते हैं एक बार, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल जो सीरीज था भक्ति मूवमेंट का वो अल्वारा और नयनाराज के द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, तो बिल्कुल ये सही बात है।
फिर से यहाँ पे आ जाते हैं ऑल ऑफ देम, और मैंने बताया कि जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स रहे, ऑल ऑफ देम, एवरीवन, ईच, ओनली, तो वहाँ पे हमें बड़ा ही कॉन्शियसली ध्यान रखना होता है कि ऑल ऑफ देम वेर फ्रॉम लोअर कास्ट। बिल्कुल नहीं होता है ना कि कोई भी चीज़ एकदम ऐसे थोड़ी ना सेग्रीगेटेड था कि सिर्फ लोअर कास्ट से ही होंगे या अपर कास्ट से होंगे, किसी भी कास्ट से भी होते थे, लोअर कास्ट अपर कास्ट दोनों ही कास्ट से हुआ करते थे। और हाँ, उन्होंने ट्रेडिशन जो कास्ट सिस्टम का था उसको अपोज जरूर किया था। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल, ओरिजिनल लैंग्वेज रहेगा तभी तो वो जो मासेस हैं उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था उनका पॉपुलैरिटी जो थी वो क्यों इंक्रीज हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड के बाद? क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, ब्राह्मण का जो वर्ण सिस्टम था वो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया था। जो शूद्रज वुमेन्स के साथ काफ़ी ही भेदभाव किया जाता था। संस्कृत वर्ड जो था वो किसका लैंग्वेज हुआ करता था? वो जो अपर कास्ट हुआ करते थे, जबकि जो लोअर कास्ट थे उनका पाली, प्रकृत, ये सारे लैंग्वेजेस हुआ करते थे। ठीक है, और इसीलिए जो बुद्धा है उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था, और जो ये हैं महावीर जैन, उन्होंने क्या कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया था? आपका प्रकृत लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। कि भक्ति मूवमेंट जो है उनका जो सीरीज है वो पॉपुलर किया गया था नैनार और अलवारा सेंट्स के द्वारा, और उन्होंने ऑस्टेरिटीज मतलब तपस्या जो था उनको रिजेक्ट किया था। दे लुक अपॉन रिलीजन नॉट एज ए मैटर ऑफ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप बट एज ए लिविंग गॉड। तो वो सिर्फ वर्शिप को प्रमोट नहीं करते थे, मतलब एक लिविंग गॉड, रिस्पेक्ट करना, लव, प्यार, मतलब गॉड और जो वर्शिपर्स होते थे उनके बीच में प्यार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सेक्रीफाइसेस ये सारी चीज़ें हों, और इस तरीके से वो जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोट कर देते हैं। और हाँ, उनमें से कुछ तो जो थे वो लोअर क्लासेस से बिलोंग करते थे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम वाज ब्राह्मण। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस चेंजेस इन पोस्ट गुप्ता टाइम्स। द मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन of Jainas, Savates and Vaishnavites were divided into rank hierarchy. The new sect called Tantricism emerged in the 6th century AD and it admitted both women and Sudras into its rank. Tantricism was exclusively related to the Buddhism and emphasized on the use of मैजिकल रिचुअल्स अटेनिंग सैल्वेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैनस, सेवेट्स और वैष्णवाइट्स डिवाइडेड थे किसमें? रैंक्ड हायरार्की में। ये तो बिल्कुल सही बात है। द न्यू सेक्ट कॉल्ड तंत्रसिज्म इमर्ज्ड इन द 6th century AD. इट एडमिटेड बोथ वुमेन एंड शूद्रास इनटू इट्स रैंक। ये भी बिल्कुल सही बात है। और जो बुद्धिज्म का जो तंत्रसिज्म वाला पार्ट था वो क्या था? वज्रयान जो सेक्ट था वो प्रमोट करता था किसको? तंत्रसिज्म। पाला डायनेस्टी के द्वारा जो था वो मेनली वज्रयान वाला जो सेक्ट था उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो यहाँ पे थर्ड है कि तंत्रसिज्म फिर से यहाँ पे एक्सक्लूसिवली, ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि मेनली, सबसे ज़्यादा, मतलब सिर्फ, ओनली रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। नहीं, ऐसा तो नहीं था ना। तंत्रसिज्म एक्सक्लूसिवली रिलेटेड बुद्धिज्म से नहीं था। तंत्रसिज्म ये सारे ही बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म में आपका बुद्धिज्म, विष्णु के जो विष्णु शैविज्म, ये सब जगह वैष्णविज्म और शैविज्म सब में ही तंत्रसिज्म का कंसेप्ट चला गया था। ठीक है, इंट्रूजन हो गया था, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और इसके इनकरेक्ट होते ही 1 और 2 जो होता है हमारा करेक्ट हो जाता है। तंत्रसिज्म जो होता है वो एडमिट कर लेते हैं शूद्रस और वुमेन्स दोनों को, और ग्रेट स्ट्रेस डालता है किसके ऊपर? मैजिक रिचुअल्स के ऊपर। और ये पॉपुलराइज मिलने कहाँ पे होते हैं? ईस्टर्न इंडिया में। उपाध्याय और उपासका जो है वो लोअर पोजीशन रखते हैं, ठीक है, और आचार्य जो है वो हायर पोजीशन रखते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। द चीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स व्हिच लेटर कम टू बी नोन एज उर्ज। तो जो चीफ एक्सपोर्ट था इंडिया से एंशिएंट टाइम में, वो जिसको बाद में उर्ज के नाम से जाना था, वो क्या होता था? तो उर्ज जो होता था, उर्ज, वो एक्चुअली स्टील को बोलते थे, स्टील को। द इंडियन स्टील वाज चीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ करती थी इंडिया से क्या चीज़? स्टील, जिसको उर्ज बोलते थे एंशिएंट टाइम में। नो अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कुड मैन्युफैक्चर सच स्टील सो एज मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन। The Indian were great experts in the art of making steel. Craft was developed first in India.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो किसने बताया था कि किसने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि जो रोटेशन होता है अर्थ का, आपको पता है कि जो अर्थ है वो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही करते हैं। रोटेशन मीन्स क्या होता है कि वो अपने एक्सिस पे चारों तरफ मूव करती है, और रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। और ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था आपका आर्यभट्टा के द्वारा। आर्यभट्टा ने कहा था कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे डेली मूव करती है, और इससे क्या होता है डेली राइजिंग और सेटिंग ऑफ सन, मतलब दिन और रात होते हैं। हमारा जो ऑप्शन है वो आर्यभट्टा हो जाता है, और वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और फाइनेस्ट एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन भी थे। तो एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे, और उन्होंने गुप्ता एज में वो थे, और उन्होंने कंपोज किया था आर्यभट्टिया नामक पुस्तक को। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स द टर्म्स हिंसा वॉज यूज फॉर। तो हिंसा जो टर्म्स था वो मैथमेटिक्स के टर्म पे किसके लिए यूज किया गया था? हिंसा टर्म जो था वो सिस्टम ऑफ इंडियन न्यूमरल्स हुआ था। हिंसा का यूज एक्चुअली किसके लिए होता था? जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम था उसके लिए हम हिंसा वर्ड का यूज करते थे। और इंडियन न्यूमरल्स इंक्लूड करता था अरेबिक एंड इंग्लिश, बट द अरब देमसेल्व्स कॉल्ड देयर न्यूमरल्स हिंसा। द यूज ऑफ दोज नंबर्स कुड बी फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, और ये हमें देखने को मिलता है किसके इंस्क्रिप्शन? अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे। और आपको पता है कि जो पहला इंस्क्रिप्शन है मतलब एंशिएंट टाइम का, वो अशोका का इंस्क्रिप्शन है जिसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। आपको पता है कि आईवीसी का जो इंस्क्रिप्शन मतलब जो भी उनका स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है वो, लेकिन अनडेसिफर्ड है अभी तक। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स द एंशिएंट इंडियन मेड डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो नोटेशनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, यूज ऑफ जीरो एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो एंशिएंट इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफ़ी रहा है। किस फील्ड में? नोटेशनल सिस्टम में रहा है, डेसिमल सिस्टम में रहा है, और जीरो में तो आपको पता ही है रहा ही है। तो तीनों में ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन कि जो इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में वो नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो में रहा है। अर्लीस्ट जो एपिग्राफिक्स थी उनके एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि डेसिमल सिस्टम का जो यूज होता था वो 5th सेंचुरी AD से ही हो रहा है, और जीरो का जो डिस्कवर हुआ था वो इंडिया ने ही किया था 2nd सेंचुरी BC में, और उन्होंने ही पहले डेसिमल सिस्टम को भी यूज किया। और आर्यभट्टा जो कि फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, वो अवेयर थे किस बात से? डेसिमल सिस्टम से। ठीक, और हैड डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ डिफरेंट सिंबल्स फॉर एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 9। और हिंद न्यूमरल्स को क्या कहते थे? अरब्स हिंसा कहते थे। और ट्रिग्नोमेट्री का हमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क देखने को मिलता है वो आर्यभट्ट हु डिवाइज्ड मेथड ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग एन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन एक्चुअली इसका डी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल रहा है क्योंकि वो भी आर्यभट्ट ने उसके लिए सिग्निफिकेंट वर्क किया था। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द आर्यभट्टा। आर्यभट्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डेसिमल सिस्टम। अभी हमने जस्ट देखा, ये बिल्कुल सही हो। ही फॉर्मुलेटेड द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी सही है, अभी हमने देखा है। ही डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ सोलर एंड लूनार इक्लिप्स एंड करेक्टली मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ये भी सही है कि उन्होंने सबसे पहले लूनार और सोलर इक्लिप्स को डिस्कवर किया था और मेजर किया था सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ को। तो 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आर्यभट्टा जो है वो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रहे हैं एंशिएंट वर्ल्ड के, और अर्लीस्ट एक्सपोनेंट रहे हैं किसके? डेसिमल सिस्टम के। उनका मेजर वर्क हमें देखने को मिलता है आर्यभट्टिया में, जो कि इंक्लूड करता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन, स्फेरिकल, ट्रिग्नोमेट्री को, और फॉर्मुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ही डिस्कवर्ड द कॉजेज ऑफ सोलर और लूनार एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द साइंस एंड मेडिसिन प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सुश्रुत संहिता, सुश्रुता डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट
स्टोन डिजीज, सेवरल अदर एलिमेंट्स। तो हमें बताना है कि इनमें से, और दूसरा है चरक संहिता कंपाइल्ड बाय चरका इज कंसिडर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। चरका इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यस, सुश्रुत संहिता को सुश्रुत ने डिस्क्राइब किया है इसमें। ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि आई डिजीज होता है, मोतियाबिंद जिसको होता है, स्टोन डिजीज और सेवरल अदर एलिमेंट्स के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? सुश्रुत संहिता के बारे में, संहिता से। चरक संहिता जो कि कंपाइल किया गया था चरक के द्वारा, और ये माना जाता है इंडियन मेडिसिन का एनसाइक्लोपीडिया। ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ सर्जरी जो है वो चरक नहीं है, वो कौन है? सुश्रुत है। और इसका एक आप निमोनिक ध्यान रखें, एस फॉर सर्जरी एंड एस फॉर सुश्रुता। ऑप्शन हमारा थर्ड जो हो जाता है, स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाता है, और 1 और 2 जो होता है वो सही होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सुश्रुत एक्सप्लेन करता है मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टोन डिजीज एंड मेनी अदर डिजीज। चरक का जो चरक संहिता है वो इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है किसका? मेडिसिन का। और ये डिस्क्राइब करता है वेरियस टाइप ऑफ फीवर्स, लेप्रोसीज, हिस्टीरिया जिसको मिर्गी भी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ना कि चरक को। ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ, और उनका एक में इंडियन स्कॉलर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया। कन्नड़ा, आर्यभट्टा, ब्राह्मीरा, अपस्तंभ, कैलकुलेशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्लैनेट बेस्ड ऑन द बेबीलोनियन सिस्टम, डिस्क्राइब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, डेवलप द एटॉमिक थ्योरी, मून रोटेटेड अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन। हमें बताना है यहाँ पे कौन कौन क्या बताया है। तो जो कन्नड़ा है, कनाद है, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वो डेवलप करते हैं एटॉमिक थ्योरी को। आर्यभट्टा हमें क्या बताते हैं? आर्यभट्टा हमें बताते हैं कैलकुलेशन पोजीशन बेस्ड ऑन द बेबीलोनियन मेथड। वराहमिहिर से हमें किस चीज़ की जानकारी? तो वराहमिहिर बताते हैं, देखिए आर्यभट्टा हमें क्या क्या बताते हैं? एक तो वो बताते हैं सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स और अर्थ के सरकमफेरेंस के बारे में। ठीक है, दिन और रात होता है, ये भी बताते हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से। लेकिन वराहमिहिर का क्या बताते हैं? वराहमिहिर बताते हैं कि जो मून होता है वो, आपको पता है कि मून जो है वो सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो मून होता है। टाइटन सैटर्न का होता है, गैनीमेड जुपिटर का होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वराहमिहिर किसका सैटेलाइट है? फोबोस और डिमोस किसका होता है? आपका मार्स का। ठीक है, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है और मरकरी का भी नहीं है। तो वराहमिहिर वो क्या होता है? मून रोटेटेड अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन। ये हमें पता चलता है वराहमिहिर से। अपस्तंभ क्या बताते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के बारे में। जबकि ट्रायंगल का जो एरिया है वो सबसे पहले आर्यभट्टा का था। लेकिन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है वो क्या जाता है? आपका अपस्तंभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि कन्नड़ा जो कि 6th या 4th सेंचुरी को BC से बिलोंग करते हैं, और वो फिलोसफर होते हैं, विशशिका स्कूल ऑफ फिलोसफी से, और वो प्रोपाउंड करते हैं कौन सी थ्योरी ऑफ एटम्स को। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी के होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं और एस्ट्रोनॉमर होते हैं। पाटलिपुत्रा के होते हैं वो, और वो क्या बताते हैं? प्लैनेट्स का पोजीशन बताते हैं वो, हेल्प ऑफ द बेबीलोनियन मेथड। और उनके बुक का नाम है आर्यभट्ट। वो बताते हैं लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, अर्थ का सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें। और रोटेशन की वजह से क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, सेटिंग और राइजिंग ऑफ द सन होता है। वराहमिहिर क्या बताते हैं? वो कंटेम्प्रेरी होते हैं आर्यभट्टा के, और वो बताते हैं कि मून जो है रोटेट करता है अर्थ को, और अर्थ जो है वो रोटेट करता है सन को। और उनका जो वराहमिहिर का जो बुक है वो बृहद संहिता में लिखा हुआ है। अपस्तंभ वो क्या बताते हैं? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार जो सिस्टम है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, वो उसके बारे में कौन बताए? वो अपस्तंभ। मतलब एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में कौन बताते हैं? अपस्तंभ। इंडियन एंड वर्ल्ड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी हम देखेंगे। बिग्राम और बामियान आर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग एंशिएंट हिस्ट्री। दे आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द प्रेजेंट डे कंट्रीज। ये है अफगानिस्तान में। और आपने पढ़ा होगा पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा था, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो इन्होंने इस साइट को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, काफ़ी चर्चे में रहता था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, बिग्राम और बामियान जो है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स है, और ये हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान में। नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है
ठीक है, और ये फेमस बुद्धिस्ट साइट है। बैकग्राउंड जो है वो आइवरी वर्क है और सिमिलर है जो कुशाना टाइम का जो वर्कमैनशिप होता था उसके। बामियान हैड ए डिस्टिंक्शन ऑफ पोजेसिंग टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू, बुद्धा स्टैचू, ठीक है, और मैंने बुद्धा स्टैचू वहाँ पे मिला है। इन विच कंट्री इज द अंगोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स लोकेटेड? तो अंगोर वाट जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ध्यान रखेंगे वो लोकेटेड है कैम्बोडिया, और ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर आपको कैम्बोडिया का नया जो ओल्ड नेम है अगर पता नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ध्यान रखिए कैम्बोडिया का जो ओल्ड नेम होता है वो एंशियंट जो नेम है वो कैम्पुचिया है और उसका मॉडर्न नेम कंबोडिया होता है। ये बिल्ड किया था खमेर जो रूलर है सूर्यवर्मन सेकेंड उनके द्वारा 12th सेंचुरी एडी में, ठीक है। और आपको पता है कि जो कंबोडिया है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पार्ट है, मतलब एशियन कंट्री है, ठीक है। इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एशियन कंट्री नहीं है, श्रीलंका मेनली शार्क कंट्री है और बिम्स्टेक में भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सार्क कंट्री और बिम्स्टेक में क्या अंतर है? सार्क कंट्री में आपका पाकिस्तान मेंबर है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय, और ये बिल्ड किया गया था सूर्यवर्मन। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द द्रविड़ियन स्टाइल। द्रविड़ियन स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में फेमस है, नगरा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस होते हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है, और विसारा स्टाइल जो कि दोनों के मिक्स मिलता है, और ये मिले हमें होयसाली डायनेस्टी में देखने को मिलता है। द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत आर नरेटेड ऑन द रिलीफ ऑफ द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अंगोर वाट टेम्पल इन कैम्बोडिया। पहला है द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत आर नरेटेड इन द रिलीफ ऑफ द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन medieval times by the rulers of Champa who patronized Brahminical religion. And next question है, it was constructed after demolishing the earliest Buddhist structure। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो बिल्कुल सही है। अभी हमने जस्ट देखा कि इसके मतलब वो जो रिलीफ और वॉल्स है वहाँ पे रामायण और महाभारत का स्टोरी नरेट किया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था मेडिवल टाइम्स में। हमने ये भी सूर्यवर्मन सेकेंड के जो खमेर रूलर होते हैं उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। रूलर ऑफ चंपा जो खमेर के होते हैं, मतलब जिनको खमेर रूलर भी कहा जाता है, सूर्यवर्मन, और पैटर्नाइज करते हैं जो ब्राह्मण रिलीजन को। और इसको कंस्ट्रक्ट आफ्टर डेमोलिशिंग ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर नहीं किया गया था। थर्ड तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मतलब ए हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है। अब वो हमें कहाँ देखने मिलता है? कंबोडिया में। 44th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एंशिएंट इंडियन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क एंड betel lips फ्रॉम द चाइना एंड इंडोनेशिया respectively. The method of growing cotton spread from India to China and Central Asia. As a result of Kushana ruler, the use of Sanskrit written in Kharosthi script spread to Central Asia. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एंशिएंट इंडिया जो है वो लर्न करती है ग्रोइंग ऑफ सिल्क कहाँ से? चाइना से। ये आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि सिल्क रोड के लिए कौन फेमस था? चाइना फेमस था। और जो इंडियंस थे, चाहे जो सेंट्रल एशिया, जो ईरानियन थे, पर्शियन, ये सब कहाँ से लर्न करते हैं सिल्क को ग्रो करना? चाइना से। तो ये बिल्कुल सही बात है। और बेटल लिप्स के बारे में वो हमें इंडोनेशिया से पता चलता है। जबकि कॉटन का जो ग्रोथ होता है, मेथड होता है, वो कहाँ से हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है इंडिया से, और ये फैलता है इंडिया से चाइना और सेंट्रल एशिया में। एज ए रिजल्ट ऑफ कुशाना रूल द यूज ऑफ संस्कृत रिटन इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया। ये तो बिल्कुल गलत बात है। 1 और 2 जो हो जाता है हमारा करेक्ट हो जाता है। Indian acquired the craft of minting gold coins from Greeks and Romans. They learned the growing of silk from China and growing betel lips from the Indonesia. ठीक है। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट प्राकृत में लिखा गया था। और इसके पहले तो हमने देखा था ना कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। हमें उनका इंस्क्रिप्शन जो है, किसका इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है? अशोका का, ठीक है। और वो प्रैक्टिस लैंग्वेज में था, ना कि संस्कृत में। 45th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एंशिएंट किंगडम इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर देयर प्रेजेंट डे मॉडर्न कंट्रीज। तो हमें इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है जो कि इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से देयर प्रेजेंट डे मॉडर्न कंट्री। श्रीविजय श्रीलंका, शैलेंद्र डायनेस्टी जावा, खमेर डायनेस्टी वियतनाम एंड कंबोडिया। तो पहला गलत है, श्रीविजय जो है वो
कौन से रीजन के किंगडम हुआ करती थी? सुमात्रा और मलया आर्किपेलागो। सुमात्रा और मलया आर्किपेलागो से बिलोंग करते हैं श्रीविजय शैलेंद्र, जावा, खमेर जो है वो वियतनाम और कंबोडिया जैसे। और जो चाइनीज पिलग्रिम है फाहियन, वो विजिट किए थे जावा, जो कि अभी भी आइलैंड है किसका? इंडोनेशियन आइलैंड है ये, ठीक है। और अटेस्ट किए थे फाहियन किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, जो गुप्ता रूलर जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वेनसंग हर्षवर्धन के टाइम पे आएंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। और दोनों नालंदा में पढ़े थे, ठीक है। नालंदा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्ता के द्वारा। 46 नंबर विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, जो पाल डायनेस्टी से। 46 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। एंशिएंट नेम और प्रेजेंट नेम दिया, सुवर्णभूमि कंबोजा, यवद्वीपा, जम्बूद्वीपा, जावा, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार। हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। सुवर्णभूमि को कहा जाता है म्यांमार, कंबोजा होता है आपका कंबोडिया, कैम्पोचिया पे कहा जाता है, ये भी ध्यान। यवद्वीपा किसको कहा जाता है? यवद्वीपा हमारे जावा को कहा जाता है। जम्बूद्वीपा आपके हमारे इंडिया का, जम्बूद्वीपा इंडिया को, यवद्वीपा जावा को, कंबोजा कंपोचिया का, सुवर्णभूमि म्यांमार को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है करेक्ट। सुवर्णभूमि बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहते हैं, और इट ऑल्सो इनकम्प्रेस रीजन ऑफ पेगू। कंबोजा जिसको कंबोडिया भी कहते हैं, फाउंड किया गया था 6th सेंचुरी में, कैम्पोचिया भी कहते हैं इसको। यवद्वीपा जावा का ये आइलैंड है और प्रेजेंटली पार्ट ऑफ इंडोनेशिया का आइलैंड है। और जम्बू द्वीप यूज किया जाता था इंडिया के लिए एंशिएंट टाइम पे मेनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इट कम्स फ्रॉम द ट्रीज ऑफ जम्बू। और आज हमारा कंप्लीट हो जाता है एंशिएंट इंडिया, और हमने कंप्लीट कर लिया मिसलेनियस एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे आरब इन्वेजन को। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बाय।